अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आम इंतखाबात में 2 रोज़ बाकी हैं, जबकि इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम में भी 1 रोज़ बाकी है। जबकि इस पूरे अरसे में नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतअद्दिद बार ये दावे नजर आए कि इस बार इंतखाबात में 2 जमातों का मुकाबला है, एक नून लीग और दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज मरी में जलसे से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया, आपके सामने खड़ा हूं। मुझे सारी जिंदगी के लिए निकालने वाले आज खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि अफसोस है, मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। मैं आवाम की खिदमत कर रहा था और मेरी जगह उसको लाए जिसने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या नौकरी मिली? हाथ खड़ा करो। वो मुर्गियां और वो अंडे कहां चले गए? क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मेरी जगह लाए किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कटे बचे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? और कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? जबकि कराची में रैली के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम हमें मौका दे, हम कराची का नक्शा बदल देंगे। अवाम ने मौका दिया तो 5 साल में कराची का नक्शा बदल कर रख देंगे। कराची की 20 सीटें दिलवा दें तो 5 साल में नक्शा बदल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है। अवाम को समझाना है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार पर वोट ज़ाया ना करें। आज़ाद उम्मीदवार सौदा करके हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। अवाम इस बार मुझे मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। मेरे उम्मीदवार मुंतखब होंगे तो हल्के के अवाम के मसाइल मुझ तक पहुंचाएंगे। मसाइल का हल निकालना है तो एक बार पीपल्स पार्टी का साथ दें। किसी और को आप वोट देंगे तो वो इलाके के लिए टके का काम नहीं करेगा। मेरे मुंतखब उम्मीदवार को अपना नहीं, अवाम का काम करना पड़ेगा। पूरा मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, जैसे हो रहा है आपके सामने है। मुल्क भर में आप मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है। आपने हर किसी को ये बात समझाना है कि किसी आजाद पे अपना वोट जाया ना करे। अगर आप मुझे ये मौका देते हैं, अगर आप मुझे कराची के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवा दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। इस बार अब अपना भाई को मौका दे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अब सवाल यह है कि अगर मुकाबला 2 जमातों में है तो बाकी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या MKM, JUI, काफ लीग और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की कोई हैसियत होगी? क्या इंतखाबात के बाद इनके अरकान असम्बली की किसी को ज़रूरत होगी, या इस बार ये सब जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ में नजर आएंगी? दूसरा सवाल ये कि गुज़श्ता 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, अब तक कराची का नक्शा क्यों ना बदल सका? अब अगर 20 सीटें कराची पीपल्स पार्टी को दे देगा तो तकदीर कैसे बदलेगी? पूरा सिंध देने से जो काम ना हो सका वो सिर्फ कराची की 20 सीटों से कैसे मुमकिन होगा? और अगर 20 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल गई तो MKM का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ आज MKM की नुमाइंदगी कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब। सबसे पहले मैं रेहान साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हम रेहान साहब, हमें तो ये पता है कि इतने सालों में हमने जितनी हुकूमतें बनी हैं उसमें ये देखा है कि MKM के बगैर जो है वो कोई हुकूमत बन नहीं पाती, और अगर बन जाए तो चल नहीं पाती है, हुकूमत कायम भी नहीं रह पाती। तो बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जमातों में मुकाबला जो है वो सिर्फ 2 जमातें ऐसी जिनमें मुकाबला है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो MKM को वो कंसिडर ही नहीं कर रहे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सियासी हिकमत अमली क्या है, और कितनी सीटें इस मरतबा आप निकाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी लीडरशिप को मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए कि मीडिया खास तौर पर आप वही स्टेटमेंट निकाल कर आने वाले 1 महीने के बाद इन्हीं को दिखाएं। मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। फिर उनके मुशीर जो कि उनको पर्चे जो पकड़ाते हैं और जिसको बोलना पड़ता है उनको, वो ऐसे स्टेटमेंट ना दिलवाएं अपने लीडरशिप से कि जो कि मीडिया अगेन उसको शो कर रहा हो।
एमक्यूएम बहुत कॉन्फिडेंट है, जिस तरह के आपने बताया कि माजी में भी एक कलीदी किरदार हुकूमत साजी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज एमक्यूएम के पास आती रही और आज़ादी अक्सरियत मुकम्मल करने के लिए एमक्यूएम की हिमायत मांगती रही, हत्ता कि वो मुतालबात भी वर्बली तस्लीम करती रही और एमक्यूएम के उन मुतालबात को तहरीरी शक्ल में लाकर दस्तखत भी करती रही और फिर दस्तखत करने के बावजूद भी उन तमाम मुतालबात को फुलफिल ना करने की पादाश में हुकूमतें भी खत्म होती रही। तो ये भी आपने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में देखा होगा। मैं समझता हूं कि ये मुनासिब स्टेटमेंट नहीं था और लेट्स सी, ये वक्त बताएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि अगर कराची से उनको 20 नशिस्तें मिल जाएं कौमी असम्बली की तो वो कराची का नक्शा बदल देंगे। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो लोग उन्हें फिर वोट क्यों ना दें? ये तो दावा तमाम जमातें कर सकती हैं भाई, आपको तश्तरी में देकर मिल जाए। आपके पास तो पूरा कराची था पहले। अगर आप बात करें आज से 15-30 साल पहले की, तो कराची का मेयर कौन था और उस कराची के जमात इस्लामी के मेयर का डिप्टी मेयर कौन था? पीपल्स पार्टी के एक साहब थे। और उस दौरान में कराची में मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद के ऊपर, फिकही बुनियाद के ऊपर क्या फसादात नहीं होते रहे। उसी दिनों की बात है कि जब यहाँ पर बेवा क्वार्टर पे हमला, कस्बा अलीगढ़ का वाकया और बहुत सारे सानिहात होते रहे। तो माजी में तो ये जमातें मौजूद थी, कराची में हुक्मरानी कर रही थी। एमक्यूएम को जो अभी नस्ल है जो 50s के अंदर अंदर की है, उनको पता है ना, उससे पहले जो सीनियर्स थे उनको तो मालूम है कि क्या कुछ होता रहा है कराची में, बिलखसूस कराची के को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। कराची के जरिए पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी किस तरह की जाती रही है और कराची हमेशा से बड़ा ही कलीदी किरदार और बड़ा ही वाइब्रेंट रोल अदा करता रहा है पाकिस्तान में, हुकूमत साजी के हवाले से भी, हुकूमत गिराने के भी हवाले से। और आइंदा भी आप देखेंगे कि ये किरदार कम नहीं होगा। इसी वजह से शायद हम ये समझते हैं कि कराची के लोगों को ना तो गिना जाता है प्रॉपर तरीके से, ना कराची के में रहने वाले बसने वाले लोगों को उनके हकूक, बुनियादी हकूक दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि 15 साल से बरसरे इख्तिदार हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त जिनके पास तमाम वसाइल थे, उन्होंने रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं दी। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट कचरा उठाने के इख्तियार से लेकर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, ये तमाम चीजें अपने हाथ में रखी। और आज जो हमारे जमात इस्लामी के दोस्त बात कर रहे हैं, तो भाई इनसे सवाल तो बनता है ना। और खास तौर पर वो लोग जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जानते हैं, वो सवाल करते हैं। ये उन अफराद को तो झांसा दे सकते हैं, चकमा दे सकते हैं कि जिनके इल्म में अभी 10-15 साल की तारीख है। ठीक है, आपने 15 साल की बात की है तो बैरिस्टर आमिर साहब से पूछ लेते हैं हम। बैरिस्टर साहब, जैसा कि वो कह रहे हैं कि 15 साल तो आपकी हुकूमत थी सिंध में, तो आपको किसने रोका था कि कराची का नक्शा ना बदलें आप? और क्या आपने सिंध का नक्शा बदल दिया है जो अब कराची का नक्शा बदलने का आप दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे दोस्त हैं एमक्यूएम के, लेकिन ये हमेशा गलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों इतना गुस्सा करने की कौन सी जरूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अगर कहा है कि मुकाबला दो जमातों के दरमियान है, तो ये पूरे पाकिस्तान की बात है। हमारे एमक्यूएम के कितने कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान में? 30, 40, 50। इससे हुकूमत तो नहीं बनती। ये एक पार्टनर हो सकते हैं जो कि का मामूल रहा। और आपने एक इनसे जो इनके सामने बात रखी कि जनरल ज़िया के बाद से तकरीबन ये हर हुकूमत में मौजूद रहे हैं। और ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है खुशकिस्मत के जो पिछले कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं होगी जिसमें ये मौजूद नहीं रहते थे, हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, ये कोई बल्दियाती इलेक्शन तो नहीं है कि इस पे आप सीवरेज का मसला उठाएंगे या ये मसाइल उठाएंगे। ये जब इलेक्शंस थे उस वक्त हमारे एमक्यूएम के दोस्त इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करके घरों में बैठ गए और तब तो ये निकले नहीं। तो अब ये नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर होंगे और उसमें जो नेशनल इश्यूज हैं और जो नेशनल पार्टीज हैं वो दो हैं जिनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं का मुकाबला है। हम कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, रायमा कह रही है, सर्वेस कह रहे हैं। तो उसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत दे दी और ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। मुझे नहीं बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अगर आप कराची से आप ये दावा भी कर रहे हैं और आपकी ख्वाहिश भी ये कि कराची की तमाम नशिस्तें आपको मिल जाएं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? और अगर कराची से आपको नशिस्तें मिल सकती होती तो फिर तो वो कराची से ही इलेक्शन लड़ते बिलावल भुट्टो। इस मरतबा वो कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े आपके ख्याल में? कराची से इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े कि हमारे वहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, नबील दबोल साहब हैं,
वहाँ की हमारी लोकल लीडरशिप थी, वो चाह रही थी कि इस दफ़ा वहाँ से नुमाइंदगी हम दें, तो इसलिए नहीं लड़ा। और ये कोई ऐसी बात नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिलावल साहब नहीं रखना, 5-6 सीटों से लड़ लेते, एक सीट इलेक्शंस के बाद अहम होगी, और अगर आप जितनी सीटों पे कॉन्टेस्ट करते हैं आपकी काउंट एक होती है सीट, तो इस वजह से नहीं लड़ा। इसमें इतनी कोई हैरानगी की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कौमी में है, उसमें हम एमकेएम के साथ ना तो कोई एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ रहे तो ये कराची की सियासत के लिए भी बेहतर है, और सिंध की सियासत के लिए भी बेहतर है, और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बेहतर है। लेकिन उसके लिए इन्हें जरा अपनी मिजाज के अंदर मेरे ख्याल से जरा रखना चाहिए, और दोस्ताना रवैया, हर वक्त अंगारे ना उगले। दूसरी बात है इनकी हमारी वजह से उठ के गई, ठीक है, तो वो ठीक है, पीटीआई थी। दोबारा आपकी जानिब आएंगे, दोबारा आपकी जानिब आएंगे। अच्छा रेहान हाशमी साहब, सर जैसा पूरी प्लीज जी बात तो पूरी सुनने भाई, जी फरमाइए, मेरी बात तो पूरी सुनने। तो इन्हें अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो इनके अल्ताफ भाई जब से इनकी क़यादत से अलहदा हुए हैं तो एमक्यूएम का है, और कितनी तरक्की, हमेशा तो ये मेयर हैं, कराची के तरक्याती कामों का फंड ये लेते रहे हैं हर जमात से। इन्होंने क्या किया? अगर कराची आज अच्छा नहीं है तो क्या उसमें एमक्यूएम का कोई कसूर नहीं है? ठीक है, तो पूछ लेते हैं, यही सवाल इनसे पूछ लेते हैं। रेहान हाशमी साहब, कराची को तो एमकेएम ऑन करती रही है, लेकिन कराची के हालात तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप भी मेयर थे इसके, तो उसके हालात क्यों ना बदले? आपको किसने रोका था? एक दफा नहीं, देखें मेरे भाई जो है ना, मेरे ख्याल है कि लाइल्म है और इनको मालूमात की इंतहाई कमी है, और पंजाब में शायद बैठे हुए हैं तो इसलिए सिंध के हालात का बिल्कुल इल्म नहीं है इनको। मैं प्रिसाइज स्पेसिफाई करके बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से अर्बन एरियाज के पैसे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं आपने? सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये तमाम कोर बल्दियाती निजाम अपने पास, अपने हाथों में रखा हुआ है। दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जहां पर ये वजीर आला कहे कि मेरे पास सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाने का इख्तियार है, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान। क्योंकि आपने कराची के इदारों को बर्बाद कर दिया, आपने लूट का माल बनाया हुआ है कराची को। तो हमें दुख क्यों ना हो, आप कराची का पैसा भी लें, फंड्स भी लें, टैक्सेस भी लें, और कराची पे लगाए नहीं। दूसरी बात यह कि क्या पीपल्स पार्टी में इतना करेज है कि लाहौर में जाकर और पंजाब के किसी शहर में जाके बोलें कि ए लाहौर वालों, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? क्योंकि इन्होंने लाड़काना को बर्बाद कर दिया। तो कराची तो बहुत दूर की बात है, कराची तो दूध देने वाली गाय थी। और जहां तक बात कर रहे हैं हुकूमत साजी की, जनाब आला, ये पीपल्स पार्टी ही है जो एमक्यूएम के पास हुकूमत के लिए आती रही है, और ये पीपल्स पार्टी ही थी कि एमक्यूएम के मुतालबात के ऊपर यस किया और फिर उनको तहरीरी शक्ल में लाकर दस्तखत भी किया। ये पीपल्स पार्टी ही है जिसका कोई एक रहनुमा टीवी प्रोग्राम में या जलसे में आके ये नहीं कहता कि हम मुनसिफाना हकूक की तकसीम करेंगे, यानी कि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। आपने शहरी और दही सिंध का तफरीक बना के रखी हुई है, कोटा सिस्टम की तलवार मुसल्लत की हुई है। आप यहां पर गुलाम बनाने के आदी हैं। को तो आप गुलाम बनाते हैं किसी, कहीं पर निजी जेल के जरिए, कहीं पर अपने अफसरान के जरिए मैनिपुलेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, कहीं पर पानी रोक कर करते हैं, और कहीं पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके करते हैं। 15 साल का की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि 15 साल का तो बहुत ही करीबी रिकॉर्ड है ना। और एमक्यूएम की जहां तक मेयर की बात है जनाब, कराची में बिलखुसूस तरक्की उसी वक्त हुई है, और आप रिकॉर्ड निकाल के देखें कि जब एमक्यूएम का बल्दियात में खासतौर पर इख्तिदार में आया, और ऐसा वक्त भी आया कि मुस्तफा कमाल के दौर में पंजाब में मिसाल दी जाती थी कि लाहौर को कराची जैसा बनाया जाए। लेकिन वसीम अख्तर का भी तो दौर आया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा भी दौर आया, बिल्कुल। और वो 2013 का बल्दियाती निजाम ऐसा मुसल्लत किया। मैंने तो स्पेसिफाई करके कहा है ना, ठीक है, कि ये तमाम चीजें स्पेसिफिक करें। पीपल्स पार्टी के हमारे बैरिस्टर दोस्त ये ऐलान कर दे चले कि हम सिंध के अंदर कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, शहरी और दही सिंध का फर्क खत्म करेंगे। यही ऐलान कर दे आज आपके टीवी प्रोग्राम में कि जनाब जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम रोकी हुई है अर्बन एरियाज को देना शुरू करेंगे। अर्बन एरियाज में यूनिवर्सिटीज का आपका पॉइंट है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर साहब जितने इल्जामात रेहान हाशमी साहब ने आप पर लगा दिए हैं,
मैं तो सोच रहा हूँ कि किस किस इल्ज़ाम का जवाब आपसे लूँ, आप खुद ही बता दें कि इतने इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं सिंध में कि वडेरा कल्चर है, आपने लोगों की गुर्बत में इजाफा कर दिया, आपने कोटा सिस्टम के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो इल्ज़ामात तो बहुत ज़्यादा हैं आप पर। मैंने आपको बताया कि एमक्यूएम के पल्ले कुछ नहीं है। अब ये सियासी यतीम है अल्ताफ हुसैन के, जिसके बारे में ये कोई बंदा ऊंचा सांस भी नहीं उसके सामने लेता था, अब ये उसका नाम भी नहीं लेते। बाद में अब इन्होंने कहा जी मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा दौर था या वसीम अख्तर का, उन दोनों के जरा क्लिप्स चलाएं और दोनों ने जो है एक दूसरे को, यार बात सुने मैं तो मैंने तो सवाल किया, आप इधर उधर की डिबेट का तरीका होता है, आप इधर उधर की नहीं, डिबेट के तरीके होते हैं भाई। भाई ये इनका मुंह बंद करवाए ना, ये जो सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं पैदा करें इनका तरीका कार है, ये सो कॉल्ड लड़े ना जी, लड़े ना। भाई जुबान को बंद बैरिस्टर साहब, बात कंप्लीट करें। बात करने दे। मैंने आपकी सारी बेतुकी बातें सुनी, आपकी सारी बेतुकी बातें सुनी, सारी बेतुकी बातें सुनी है। देखना इनका मुंह बंद कर। रेहान साहब आपकी जानिब आएंगे, लेकिन बैरिस्टर साहब नहीं है ना, बैरिस्टर साहब बात कंप्लीट कर लें। बेहूदगी है कि अपनी बात करें और दूसरे की सुने ना, ये कोई तरीका है? जी बैरिस्टर साहब, आप इधर उधर ना घुमाए ना, आप मोहल्ले में नहीं घुमाए, आपसे जो स्पेसिफिक बात की है उसके बारे में जवाब दें। आपके रेहान साहब उनको बोलने तो दें, उनको बोलने तो दें, कोई पता नहीं आपके सवाल का जवाब आ ही जाए। मुझे बात करने दें, आपकी बात आप अपना मुंह बंद रखिए, मुझे बात करने दें। रेहान साहब मौका दीजिएगा, रेहान साहब मौका दीजिएगा। बात ये है कि ये जितनी मर्जी पॉलिटिक्स को लिसानी बनाना चाहे, अब इनका कुछ भी नहीं रहा इनके पल्ले। ये जो मसाइल बता रहे हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन में आते हमारा मुकाबला करते, भाग जाते हैं, टीवी पे आते हैं, ये है बिकाऊ माल। अभी भी ये कह रहे थे क्या दिया पीपल्स पार्टी ने, हमारी खैरात मिली हुई है। ये तो भीख मांगते हैं हर दफा, कभी वजारों की, कभी गवर्नरी की, इनका काम ही ये है। जुमा जंज साहब नाल हर एक हुकूमत में ये शामिल हो जाते हैं, ना इनका कोई कैरेक्टर है ना किरदार है, और फिर जब इलेक्शन आते हैं ये कराची और कराची के मसाइल लेके आ जाते हैं। लूट के ये सारे लोग खा गए हैं। कराची का जो हाल इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी से भी फंड ये लेते रहे कराची के, अरे मुस्लिम लीग से भी ये फंड लेते रहे कराची के, पीटीआई से भी ये फंड लेते रहे कराची के, जनरल जिया से भी ये फंड लेते रहे कराची के, जनरल मुशर्रफ से भी ये फंड लेते रहे कराची के। और फिर जो पॉइंट पे बात नहीं कर पा रहे तो मुझको कह रहे हैं, इनकी जो औकातें हैं वो सबको पता है। कि गुफ्तगू मैं अपने दोनों मौज़िज़ मेहमानों से कहूंगा, प्लीज इस तरह की गुफ्तगू ना करें। नहीं है कि तुम जिगरा पैदा करके बात तो करो ना, मोहल्ले में घुमा रहा है हमारे पास आगे कौन से फंड। जी लड़ाई ना करें, पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या सोचेगी वो, ये क्या मैसेज जाएगा लोगों को? लोग ही कोई नहीं पास शर्म नहीं है, आपके पास हया नहीं है, पेशेवरों की तरह के बैठ जाते हैं आपने। हर एक हुकूमत से हाथ लेते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? घटिया पता है कि पंजाब में बैठते कराची की प्लीज ऐसी गुफ्तगू ना करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें। अबे भाई इधर उधर की नहीं हाको ना, कोई नजरिया ना कोई किरदार। मुझे जी मजबूरन यहाँ पर ब्रेक लेनी पड़ेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर आमिर हसन, रेहान हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लोगों ने क्या, इसमें लोगों के पास क्या मैसेज गया? आम लोग देख रहे हैं कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये सियासतदान अवाम के मसाइल के लिए लड़ते, अवाम को रिलीफ देने के लिए लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सियासी जमातें बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि इस मर्तबा हुकूमत उनकी बनेगी। अवाम के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, और क्या उनके मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं। और इसी मामले पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि हिसाब किताब लगाकर ये बता सकती हैं कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी, और वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, वज़ीर आला के लिए और दीगर बड़ी बड़ी नशिस्तों के लिए किस किस का कुर्रा निकल सकता है। तो हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ इल्मे नजूम रखने वाली और टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर साहिबा ने। आलिया साहिबा, आपके वक्त का बहुत 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 शुक्रिया। आलिया साहिबा, लोग हमसे सवाल करते हैं और हम आपसे सवाल करते हैं, आने वाली हुकूमत किसकी होगी, किसके चांसेस नज़र आ रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हुकूमत उनकी बनेगी, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं हुकूमत उनकी बनेगी, दीगर जमातें भी कुछ ऐसा ही दावा कर रही हैं। तो आपके ख्याल में, आपके हिसाब किताब के मुताबिक किसकी हुकूमत आने वाली है? सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन का टाइम ठीक नहीं है। मुझे लगता नहीं था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब इतने क्लोज आकर भी अगर ये आगे नहीं हुए और अगर अभी हो जाते हैं, तो इसमें अगर हम सबसे पहले मियां साहब की बात करें
तो उनका मुझे नहीं लगता कि वो चौथी दफा वजीर आजम बन सकते हैं। बिलावल का भी जायके में जो वजीर आजम बनने वाला सितारा है वो नहीं है। अब कौन बनेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई डार्क हॉर्स भी नजर नहीं आता। सो कौन वजीर आजम बनेगा ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा मैं आपको कुछ नहीं अच्छा बता सकती अच्छा क्योंकि जो इस वक्त करंट लोग हैं उनके पास सितारा नहीं। अच्छा ये बताएं, शहबाज शरीफ आपको वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब नहीं, उनका भी सितारा नहीं है वजीर आजम बनने वाला। वजीर आजम बनने के लिए सर्टन प्लानिटरी पोजीशंस चाहिए होती है, एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और पाकिस्तान के जायचे में इस वक्त ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अगर आप इलेक्शन कॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अपनी जगह पर सेटल नहीं है, हर चीज टूट फूट का शिकार है। हो ये रहा है कि 2024 जो है ये सिस्टम बदलने का साल है पाकिस्तान में। इसमें अगर आप कहें कि जैसे चीजें होती रही हैं वैसे होती चली जाएंगी तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने जा रहा है, लेकिन वो इस सिस्टम के टूटने और खत्म होने के बाद होगी, और इसका टाइम जुलाई तक। अब इलेक्शन कर लें, अब कुछ भी कर लें, ना कोई हुकूमत नजर आती है बनती हुई, ना कोई स्टेबिलिटी दिखाई देती है आते हुई। जुलाई में दोबारा इलेक्शन होते हैं, अगर अभी पोस्टपोन नहीं हुए तो दोबारा जुलाई तक ये सारा कुछ इसी तरह हलचल और परेशानी में रहेगा। अच्छा आप जितने भी नाम आप ले ये लें, कह रही इसका आप ये कह आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आ रहे, बिलावल भुट्टो साहब भी आपके मुताबिक वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ साहब भी आपके मुताबिक वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आ रहे, तो पीछे तो सिर्फ मरियम नवाज रह गई हैं, तो उनके चांसेस हैं कोई? नहीं, मुझे उनका वजीर आला बनना भी दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि वो वजीर आला के लिए भी कंटेस्ट कर सकेंगी। पंजाब उनके पास आ सकेगा, उनके पास वफाक और पंजाब दोनों नहीं। तो फिर होगा क्या? और ये बात क्या मैं होगा? सितारों से कर रही हूँ, पोजीशन से कर रही हूँ। तो फिर कौन आएगा वज़ीर आज़म? तो देखें, गवर्नमेंट तो बनेगी, वज़ीर आज़म तो कोई ना कोई बनेगा, तो इनमें से कोई भी नहीं फिर? कुछ भी नहीं लगता। इलेक्शन को होना नहीं चाहिए, हो गया तो इसके बाद ये सिस्टम आप देख लीजिए ये बन रहा है। अब इसमें कौन इस कुर्सी पर बैठ सकता है? यहाँ पे आग लगी हुई है, इस पर कोई भी नहीं बैठ सकता। और ये है कि अगर जो पीटीआई है वो मैदान में हो तो फिर शायद कोई कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका, मैं किसी बायस से नहीं कह रही, मैं सिर्फ नॉलेज से बात कर रही हूँ, वो सेटअप बन सकता है। अच्छा देखिए, आपने कहा कि आपको लगता था कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे नहीं होंगे बल्कि जुलाई तक आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अभी 2 रोज बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इलेक्शंस तो होंगे, आपके ख्याल में फिर हुकूमत किसकी बनेगी, नून लीग की या पीपल्स पार्टी की? दोनों की नहीं बनती नजर आती। या तो फिर अगर इन्होंने कोई जबरदस्ती की तो फिर कोई इल्हाक होगा, और उस इल्हाक के नतीजे में कौन वजीर आजम बनेगा ये मुझे नहीं पता। इस वक्त तीसरा तो कोई मैदान में नहीं है, तीसरी बड़ी कोई पार्टी तो मैदान में नहीं है। पीटीआई है लेकिन उनके सारे कैंडिडेट्स आजाद हैं फिर। हाँ जी, उनकी तरफ पलड़ा अगर आप देखें ना बैलेंस, तो पलड़ा पीटीआई की तरफ झुक रहा है। अब वो कैसे होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो प्लैनेट्स है ना, हम अगर उनकी बात करें, कार्ड्स की बात करें, तो आजाद तो है उनकी पार्टी, लेकिन वो इस तरह दिखाई देती है। अच्छा चलें, ये बता दीजिए, अगर ये कार्ड देख लें, ये बता दीजिए, थोड़ा सा समझा भी दें हमारे नाज़रीन के लिए, ये आप जो हिसाब किताब आपने लगाया, ये जो कार्ड से या सितारों से जो आपने चीज़ बताई है, ये कौन सा टाइम आप लेती हैं, किस तरह से ये अंदाजा लगाया जाता है? हम पाकिस्तान के 2 जायचे बनाते हैं, एक 14 अगस्त 1947 से और दूसरा 16 दिसंबर 1971 से। वहां से हम पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं। पाकिस्तान के जायचे में एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये मार्क्स की हुकूमत है, मार्क्स की हुकूमत है, और हालात जो है वो टूट फूट का शिकार है। कंट्री में पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने इस पोजीशन पर पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हर चीज जो रास्ते में आएगी वो ऐसे टूटे और फूटेगी इस तरह से, और अभी हम इस फेज में हैं। मैं कुछ भी नहीं बता सकती कि वजीर आजम कौन बनेगा, क्या होगा। एट बेस्ट आप कह सकते हैं मार्क्स की हुकूमत है और वही चलेगी।
अच्छा, आप तो कह रही हैं कि आप कुछ भी नहीं बता मतलब सकती कि वजीर आजम आपको कौन होगा, लेकिन बड़ी पार्टियां ये दावे कर रही हैं कि वजीर आजम तो हमारे से होगा और हुकूमत जो है वो हमारी बनने वाली है, तो उनको तो शायद पहले ही फिर पता चल गया कि कौन बनने वाला है। हम हिसाब की बात करते हैं, हमें जो हिसाब में नजर आता है, हमने सन 71 से भी देख लिया, हमने 1947 से भी देख लिया, हमारे सामने यही सब। अब वो नहीं, पुराने चेहरों में से कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, कोई अच्छा वजीर आजम नहीं बन रहा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, अलबत्ता बिलावल स्ट्रॉन्ग। जी ठीक है, ये बताइए, बानी पीटीआई जो कि इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, पार्टी जो है उनकी तितर बितर हो चुकी हुई है, बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया है, बैक टू बैक 3 केसेस में उनको सजा हो चुकी हुई है, तो आने वाले सेटअप में, आने वाले दिनों में उनका मुस्तकबिल, सियासी तौर पर मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? उनका सियासी मुस्तकबिल मार्च से पलटा खाएगा, और मार्च के बाद वो जेल से भी बाहर होंगे, और हो सकता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। वेट टिल मार्च, मार्च में ये सारा कुछ ऐसे झटके से खत्म होगा। अच्छा, आप भी कह रही थी कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं है, मैं आपको सिर्फ ठीक है, आप भी कह रही थी नवाज शरीफ साहब आपको वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आ रहे, तो अगर वो वजीर आजम नहीं बन रहे तो फिर वो क्या करेंगे? उनका सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? वो बिहाइंड द सीन्स चले जाएंगे, उनका अभी सितारा उनका तलू नहीं हुआ, और अपोजिशन में वो बैठेंगे नहीं, किंग मेकर हो सकते हैं, बिहाइंड द सीन हो सकते हैं। ये पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड में चली जाएगी। अच्छा, इनका वजीर आजम बनना, वजीर आला बनना मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड में चले जाए। ठीक है, आपके ख्याल में वो इलाज करवाने के लिए बाहर जा सकते हैं जैसे पहले गए थे? जी अपना जी इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जा सकते हैं? जी हाँ, वो रेस्ट मोड है ना, तो उनका रेस्ट पाकिस्तान से बाहर ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि वो फिर रेस्ट मोड में, मे भी सारी फैमिली रेस्ट मोड में बाहर चली जाए। अच्छा, ये बताइए, कराची चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर है, और वहाँ पर एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, तो कराची में कौन सी पार्टी आपको लीड लेती हुई दिखाई दे रही है? पीपल्स पार्टी। और पीपल्स एमक्यूएम? पार्टी, क्योंकि हमने डे 1 से कहा था कि जब आसफा भुट्टो ज्वाइन करेंगी बिलावल को तो वो स्ट्रांग होगा। अभी बिलावल की पोजीशन स्ट्रांग है, क्योंकि आसफा का सितारा उनके साथ मैच कर गया, लेकिन वजीर आजम बनने वाला अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है कि वो वजीर आजम बन सके। अच्छा, और वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह या कोई और नाम? नहीं, मुराद अली शाह नहीं। मुराद अली शाह ने जो पावर एंजॉय करनी थी कर ली है, अब वो भी बैकग्राउंड में जाएंगे। मैंने उनके ये सबके अलग अलग जायचे बनाए हैं। ठीक है, ये बताइए, वो साबिक सदर आसिफ अली अपनी जरदारी, पोजीशन पर आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, तो उनको क्या एक दफा फिर वो सदारत के मनसब पर फाइज हो सकते हैं? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है आपके ख्याल में? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी मुझे नहीं पता कौन होगा। मुझे पीटीआई दिखाई देती है, और मैं बिल्कुल थॉरली आपसे और आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे माजरत के साथ कि मुझे कुछ नहीं समझ में आती कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ना पीपल्स पार्टी है, ना मुस्लिम लीग नून है, ना ही कोई और है, मौलाना साहब भी नहीं है, तो परवेज इलाही साहब चूंकि वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं अब, तो उसके बाद वो पीटीआई में शामिल हो गए थे, तो परवेज इलाही साहब चूंकि वो भी इस वक्त कैद हैं, उनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? अलीम खान साहब का? परवेज इलाही? परवेज इलाही के लिए जब भी हम देखते हैं तो उनका किंग ऑफ कप्स आता है। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये है, दिस इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के इनका तख्त बहाल रहेगा, लेकिन कमजोर रहेगा। इनका कमजोर इक्तदार है, लेकिन ये इक्तदार में रहेंगे। मतलब जितने नाम आपने पूछे हैं उनसे मजबूत इनका है सितारा में भी ये वजीर आला ये हो अगले पंजाब में, क्योंकि इनको कोई चीज अभी तक इनका तख्त पर मौजूद होना दिखाई दे।
ठीक है, शरीफ खानदान के तो कमोबेश तमाम लोगों के लिए आपने कह दिया कि आपको तो कोई बड़ी पोस्ट पे शरीफ खानदान में से कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमजा शहबाज का हमने आपसे नहीं पूछा था, तो हमजा शहबाज का स्टेटस क्या है आपकी नज़र में? हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून में एक ऐसा बंदा है जिसका सितारा मजबूत है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, वो किसी अहम पोजीशन पर आ सकते हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर भी नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे और अपना एक खास रोल प्ले करते रहेंगे। ठीक है, वो स्ट्रांग है, हमजा इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है। अच्छा, जहांगीर तरीन और अलीम खान? देखिए, जहांगीर तरीन और अलीम खान के बारे में जो लगता नहीं कि ये कोई 2-4 सीटों से आगे कर सकेंगे, मुझे नहीं लगता। अपनी अपनी सीट जीत जाएंगे एंड दैट्स अबाउट। पार्टी बना लें, हुकूमत में आ जाएं, वजीर आजम बन जाएं, ऐसा उनके सितारे में कोई, उनके जायचे में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं। ठीक है, उनके टेरोस्कोप में, उनके हॉरोस्कोप में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं। ठीक है। आलिया नज़ीर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 दिन बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, देखना होगा कि किसको वोट पड़ते हैं, किसको ज़्यादा नशिस्तें मिलती हैं, किसकी हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म कौन होता है, सूबों में वज़ीर आला कौन होते हैं और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन होगा, ये तो 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। भारतीय दहशतगर्दी के 76 साल मुकम्मल हो गए। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का ऐसा सिलसिला जारी है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार की तारीख बहुत पुरानी है। पहली बार 1931 में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। महाराजा हरी के खिलाफ उठने वाली सियासी तहरीक के एक नाखुशगवार वाक़े के दौरान 21 कश्मीरियों की मौत के बाद अल्लामा इकबाल ने 14 अगस्त 1931 को हिंदुस्तान भर में कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाने की कॉल दी। 28 फरवरी 1975 को तब के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील पर कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया गया। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के नाम से मनाने का आगाज़ 1990 में साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद ने किया और उस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ वज़ीर आला जबकि मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। और उसके बाद हमने देखा कि हर साल ये दिन मनाया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और आवाज़ उठाई जाती है उन कश्मीरियों के हक़ में जो कि इस वक्त जुल्म का शिकार हैं। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, 76 साल हो गए हैं, ये मसला हल होने को नहीं आ रहा। आपके ख्याल में ये मसला आखिर कब हल होगा? और इस मसले की वजह से जो हम देख रहे हैं जनूबी एशिया में पायदार अमन भी नहीं आ पा रहा, आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है और कैसे हासिल हो सकता है अभी? देखें, ये 76 ईयर से तो ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उनके एजेंडे पे हमने अलाइव रखा हुआ है। और इसमें जो भारत का रवैया रहा है शुरू से, वो कश्मीर को एनेक्स करने के दर पे थे और कभी भी वो इसको इस्तिस्वाबे राय या कश्मीरियों को उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी तरफ उन्होंने कभी भी प्रेफरेंस शो नहीं की। और हम ये देखते हैं कि जब 1951 में रेजोल्यूशन 91 उसने बड़ा क्लियर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कहा कि जो डीमिलिटराइजेशन के आपके इश्यूज हैं जिसको बहाना बना के भारत ये इस्तिस्वाबे राय से भाग रहा है, तो उसको आप ये कुछ स्टेप्स लें और उसके बाद वो इस्तिस्वाबे राय करवाएं। उसके बाद भारत का कोई केस रह नहीं गया था। उसने शेख अब्दुल्ला से साजबाज करके आर्टिकल 370 उसके जरिए एक खुद मुख्तारी का ढोंड रचाया और उनको ये कुछ आज़ादियाँ दी। और वो चूंकि एक अपनी इंटेंट में सिंसियर नहीं थे, तो शेख अब्दुल्ला के साथ फिर उनके बाद में काफ़ी डिफरेंसेस हो गए और उनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद ये बाकी हिस्ट्री है कि किस तरह भारत ने
साहब हम देख रहे हैं 2018 कि इतने सालों से यहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और पूरी दुनिया को ये चीज़ दिखाई भी जा रही है, बताई भी जा रही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की इस तमाम तर सूरत हाल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि इंटरनेशनली इस केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए और जो हमारा मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल होना चाहिए, वो मसला फिर हल हो? देखें, हमारा पाकिस्तान का तो स्टांस ही यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें रूटेड है, और पाकिस्तान को उन यूएन रेजोल्यूशंस का बार बार रिमाइंड कराना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी, ओआईसी को भी, बाकी भी जितने फोरम्स हैं। और उसके बाद उसमें जो 2019 के बाद जो रीऑर्ग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है। वो क्या हो रहा है, वो दुनिया को उसका चेहरा दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रही हैं और ये सिस्टमैटिक और वाइड स्प्रेड है। जब एक ऐसी वायलेशंस सिस्टमैटिक और वाइड स्प्रेड हों तो वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के जुमरे में आ जाती हैं, जिनके लिए इंटरनेशनल लॉ के कवानीन और ज्यादा सख्त है। अब ये जेनोसाइड कन्वेंशन है, उसकी भी वायलेशन वो कर रहे हैं भारतीय वहां पे, मगर जेनोसाइड को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो सबके सामने है। वहां पे 15,000 से लोग इनकार्सरेटेड है 2019 के बाद, 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, और 40-50 ऐसे बच्चे हैं जिनको पैलेट गन से फायर करके पूरी जिंदगी के लिए उनको अपाहज बना दिया गया है। तो ये कन्वेंशन ऑन टॉर्चर, यूएन ह्यूमन राइट्स और ICCPR, उन सब की सरहीन खिलाफ वर्जी है। अभी हमारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके आर्टिकल 6 और 7 की क्लियर वायलेशन है, जब इंडिया ने अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन, उसका यूआपा का बदनामे जमाना कानून वहां अप्लाई किया। टाडा है, आर्म फोर्सेस, वो जो स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये सब इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं। और इनफैक्ट अगर हमें दुनिया के सामने ये केस रखना चाहिए कि ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बुनियाद पे लीगैलिटी क्लेम कर रहे हैं, वो तो सरासर एक फिक्टिशियस नैरेटिव है। और जो महाराजा हरि सिंह वाज ऑन द रन और श्रीनगर और जम्मू के दरमियान वो ट्रेवल कर रहा था, जब इंडियन फोर्सेस उन्होंने श्रीनगर में आना शुरू कर दिया, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिस्प्यूटेड है। अगर वो डिस्प्यूटेड है तो भारतीय जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर्मी है, वो ऑक्यूपेशन आर्मी है, और ऑक्यूपेशन आर्मी जब कोई जुर्म करती है तो वो वॉर क्राइम के जुमरे में आता है, जो एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो दुनिया को ये सारी चीज बावर करवानी चाहिए, क्योंकि भारत ये दुनिया को कहता फिर रहा है कि ये बायलैटरल इशू है शिमला के बाद, वेयर एज शिमला में एक बड़ी क्लियर शिक थी कि विदाउट प्रेजुडिस टू द एस्टैब्लिश्ड पोजीशंस ऑफ बोथ कंट्रीज एज पर यूएन रेजोल्यूशंस। जी जी। तो ये बायलैटरल इशू नहीं है। बायलैटरल सिर्फ इसलिए वो बातचीत हुई थी कि हम मिल बैठ के कोई ऐसा इसका काबिल कबूल हल निकालें जो कश्मीरियों को कबूल हो, और वो एक ही हल है कि उनको यूएन रेजोल्यूशन 47 के मुताबिक जो प्लेबिसाइट है उसका ऑप्शन दिया जाए। तो भारत की ये सारी जो ये शिकैनरी है और मैकियावेलियन टैक्टिक्स हैं, इनको दुनिया के सामने रखना हमारा फर्ज है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मामले को इंटरनेशनली उठाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कि जो कश्मीरी अवाम हैं उनको इस्तिस्वाब राय का हक होना चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही कश्मीर का ये मसला हल होना चाहिए। और जब तक ये कश्मीर का मसला जो है वो हल नहीं होगा, तब तक एटलीस्ट इस पूरे खित्ते में अमन कायम नहीं रह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।